श्रोता साथियों को संपूर्ण श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आई हूँ, रिसर्च आर्टिकल, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि केवल ज्ञान यानी परफेक्ट नॉलेज वो क्या चीज़ है। उसको मैंने प्रूव किया है कि परफेक्ट नॉलेज होता है, सचमुच में होता है, और किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। मैं आपको लिए चलती हूँ एक घर में। बड़ा अच्छा बंगला है और वहाँ पर एक लड़का है, नौजवान। वो अपने कमरे में बैठा हुआ स्टडी कर रहा है। तभी कॉल बेल बजती है और वो उठकर मयंक दरवाज़ा खोलता है। हेलो, हेलो मयंक, कैसे हो? आइए 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 सर। आइए सर, नमस्ते नमस्ते सर। सर जय जिनेन्द्र सर। आइए सर, इधर बैठिए। हम्म, हाँ बेटा, खुश रहो। कई दिनों से इधर आने की इच्छा हो रही थी। और बेटा सब ठीक है? जी सर, आपका आशीर्वाद है। बेटा अभी क्या कर रहे हो तुम? जी, आईएएस की तैयारी में बिजी हूँ। सर एक मिनट, मैं भी आया, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। यस सर, यस। मैं बेटा, अध्ययन और अध्यापकों के लिए तुम्हारे भीतर जो सम्मान और श्रद्धा है उसी का परिणाम है कि तुम बड़ी सुंदर तरीके से तरक्की करते जा रहे हो। सर, आप सब गुरुजनों और मम्मी पापा को ही इसका श्रेय जाता है, और मेरे जैसा अज्ञानी और शैतान बच्चा तो बस कुछ भी नहीं कर सकता था। सर, जो कुछ भी हूँ और इन फ्यूचर में जो बनूंगा, कुछ भी हो पाऊंगा, वह आप सब बड़ों की मंगल कामना और डायरेक्शन का ही नतीजा होगा, वरना मेरी तो अपनी हस्ती कुछ नहीं है। ठीक ठीक बेटा, बहुत सुंदर विचार है तुम्हारे। बेटे, तुम्हारे पापा हैं घर में? जी, जी हाँ, पापा तो घर में हैं, पर सर वो ना रात को, बहुत रात को बॉम्बे टूर से लौटे थे। अभी सामायिक कर रहे हैं। हम्म? सामायिक तो क्या कहा तुमने? सॉरी जी सर। वो सर सामायिक, आई मीन वो सर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सामायिक सामायिक कहते हैं उसे, सामायिक प्रार्थना को। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ी देर उनकी वेट कर सकता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। अरे मालूम बेटा, मालिनी बेटा, आओ आओ आओ। सर, आपके पैर का फ्रैक्चर ठीक है अब? देख लो, देख लो, अच्छा भला हूँ, इन पैरों से चलकर तो आया हूँ यहाँ। रियली, रियली, यस सर, यू आर ग्रेट सर। 2 किलोमीटर पैदल आ गए। वाह, अरे, बोले तुम्हें मालूम इसमें इतनी हैरानी क्यों हो रही है बेटिया? अरे मैं रोज 3-4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, तभी तो इतनी जल्दी ठीक हुआ है मेरा फ्रैक्चर। दीदी, नाश्ता दीजिए ना। ओह, बातों में मैं तो भूल ही गई। सर लीजिए। लो मैं भैया, तुम भी लो। तुम्हारा कब कहाँ है मालूम? सर, आप लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉफ़ी पी है। आप शुरू कीजिए ना प्लीज़। अच्छा, कॉफ़ी? मुझे भी तो चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। अच्छा ऐसा है सर। अच्छा, मैं अभी कॉफ़ी बना के अभी अभी लेके आती हूँ। अरे सुनो तो, मालूम अपना कब भी लाना साथ में, तभी मैं लूंगा। जेट विमान जैसी है मेरी दीदी हो। काम करने में सर इतनी एक्टिव है, इतनी एक्टिव है, सुपर जेट। ठीक कहते हो मयंक। मालू कॉफी भी बड़ी अच्छी टेस्टी बनाती है, और पकोड़े भी तो। लीजिए सर, पापा पापा यहीं आ गए। हम्म, जय जिनेन्द्र पापा जी। नमस्ते भाई साहब। आपकी स्मार्ट, आई मीन वो प्रेयर पूरी हो गई? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रेयर पूरी। हाँ, सामायिक सामायिक करके ही मैं इधर आया हूँ। हाँ, उसी को पूरा करके आया हूँ अभी। बिटिया ने आपके आने की सूचना दी थी। कहिए, आपके चोट लगी थी, अब वो फ्रैक्चर ठीक है? हाँ, एकदम ओके है भाई साहब। और सुनाइए, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के आपके उधर के क्या हाल चाल है? अरे भाई, अपने यहाँ तो 12 महीने बसंत है प्रोफेसर साहब। आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? ट्यूशन क्लास की छुट्टी है क्या आज? भाई साहब, आज संडे है ना,
सो मैंने ट्यूशन ग्रुप के बच्चों को छुट्टी दे दी। फिर आपसे भी तो मिलना जरूरी था, इसीलिए आ, पापा, पापा ये रही आपकी कड़क चाय, और सर आपकी सर ये रही कॉफी, लीजिए। अरे बेटा, मैं इधर मिलूंगा तुम्हें मालूम था? हाँ जी पापा, मम्मी ने आपको इधर आते हुए देख लिया था, मुझे बता दिया था तभी तो। अच्छा अच्छा, लाओ। हाँ, पनीर के पकौड़े ही बना लिए मालूम तुमने इतनी जल्दी? हाँ लीजिए ना सर। पापा आप भी लीजिए। लो मयंक भैया, चटनी भी लो ना थोड़ी सी। अरे ले लो भैया, आज आज तुम्हें मिर्ची नहीं लेगी, मैंने मिर्च नहीं डाली आज। मालूम, मालूम नहीं, तुम भी बैठो बेटे हमारे साथ। लो। अ, जी, जी, जी सर। थोड़े से गरम पकौड़े और लेकर आओ, फिर बैठती हूँ। हवा की तरह काम करती है मेरी दीदी। मेरे तो बस दो ही रोल मॉडल है सर, पापा और मेरी दीदी। कहाँ खो गए पुत्र? पता है मिस्टर शर्मा चुपचाप बैठे हुए बोर हो रहे हैं। अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब, आपके घर का माहौल देखकर। आ, लो मालू, मालू आ गई। बैठो बेटा मालू, तुम भी लो। जी पापा। प्रोफेसर साहब, उमेश की क्या हाल चाल है? कई बात पक्की की है उसकी? भाई साहब, उमेश को तो आप जानते हैं ना, अपने ऑफिस टूर और अपने स्टडी से फुर्सत नहीं है। और उसकी मम्मी और मैं जैसी लड़की चाहते हैं ना, वैसी लड़की वैसा घर घराना अभी तक कोई हमें जचा नहीं। अरे मालिनी बेटा, तुम कहाँ चली? आप थोड़ी देर गपशप कीजिए सर। मैं अभी आई, ये बर्तन रख के आती हूँ। और हाँ सर, आपसे कुछ मेरे क्वेश्चंस पूछने हैं। ज़्यादा नहीं, अभी आ रही हूँ मैं। हाँ प्रोफेसर साहब, आप कैसा घर खानदान चाहते हैं? अरे मयंक, तुझे कहीं जाना है? पापा, अब दोनों बातें कीजिए। जरा मैं उधर किचन में थोड़ी दीदी की हेल्प करा के आता हूँ। सच कहूँ भाई साहब, आपके परिवार में एक दूसरे के लिए जो आदर, जो सहयोग और प्रेम का वातावरण है ना, ऐसा वातावरण बहुत कम, रेयर मिलता है, रेयर आजकल तो। प्रोफेसर शर्मा, धर्म श्रद्धा की ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी सुंदरता, ये ऐसा सुंदर जो माहौल है हमारी फैमिली में, तो बस ऐसा ही है कि सब जने भगवान महावीर की शिक्षाओं पर चलने की थोड़ी कोशिश करते हैं बस। अरे मयंक, तुम तो आ गए, वापस आ गए? जी पापा, दीदी ने कहा कि नहीं, हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ अपने स्टडी कर लो। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? आप कह रहे थे वो कि धर्म और धर्म शास्त्रों से अ, हमारे मतलब घर का माहौल, तो क्या इनका धर्म और धर्म शास्त्रों का हमारी डेली लाइफ से कुछ रिलेशन है क्या, कुछ संबंध है क्या? हाँ हाँ प्रोफेसर साहब, बहुत गहरा संबंध है। अ, अरे भाई साहब, आप तो पहेली वाली भाषा बोलने लगे, बताइए ना क्लियर। अरे भाई, क्या बताऊं, वह तो एक सीक्रेट आर्ट है। अ, पापा, सीक्रेट आर्ट हमारे शास्त्रों में कहाँ है सीक्रेट आर्ट की बात? अब आपने मुझे भी हैरान बना दिया पापा। अच्छा अच्छा मयंक, तुम भी नहीं समझे? नहीं पापा। अच्छा तो मयंक, पहले मुझे सीक्रेट शब्द का मीनिंग बताओगे तुम? यस सर। सीक्रेट यानी जो कि जो ओपन ना हो, गुप्त हो, और जिसे जल्दी से सब लोग समझ ना सके, वो सीक्रेट होता है। वेरी गुड माय सन। अब सोच के जरा इतना और बता दो कि अपने शास्त्रों में सीक्रेट है या नहीं? बोलो, क्या गलत कहा मैंने? हम्म, अच्छा अच्छा भाई साहब, आपका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि धार्मिक ग्रंथों के छिपे हुए उस सीक्रेट, इनडायरेक्ट सीक्रेट आर्ट को आपकी फैमिली ने प्रैक्टिकली अपना लिया है, आप ये कहना चाहते हैं? अरे वाह भाई प्रोफेसर साहब, मान गए आपको। आखिर को तो साइंस के प्रोफेसर है ना आप। एक्सीलेंट दिमाग पाया आपने, वाह 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 भाई। हाँ हाँ हाँ, ओह मेरे परिवार की किस्मत खुल जाए भाई साहब, अगर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट आर्ट सीखी हुई आपकी बिटिया हमें हमारे यहाँ पर। मगर मगर
अरे प्रोफेसर साहब, उमेश जैसे होनहार लड़के मिलते कहाँ हैं। आप चाहें तो मैं हाजिर हूँ। सचमुच? सचमुच भाई साहब आप सच कह रहे हैं। आपने आपने मेरी जोड़ी खुशियों से भर भाई जी। मालिनी जी को पाकर हमारे खानदान में उफ रोशनी हो जाएगी। पर 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 मैं तो जैन नहीं हूं ना। अरे सर, जन्म से तो कोई भी जैन नहीं होता। धर्म तो हम्म, चुप क्यों हो गए पुत्र? बोलो ना। सॉरी पापा, आप लोगों के बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी। कुछ नहीं हुआ मयंक, तुम अपनी बात पूरी करो बेटे। जी पापा जी, वो हाँ बेटा बोलो ना। डोंट बी हेजिटेट। पापा वो आपने बताया था ना पापा कि जन जन शब्द है, उस पे दो मात्रा लगाने से जहन बनता है। हाँ, क्या क्या बोल रहा है मयंक? जन से जैन बन जाता है? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है इसका? प्रोफेसर साहब मैं बताता हूँ। अपनी बुराइयों को त्यागने की, दूर करने की और अच्छी बातों को ग्रहण करने की जो जन कोशिश करता है, बस वो जैन है। और तो 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 क्या कोई भी जैन बन सकता है? रियली? रियली? हाँ सर, यही तो मैं भी चाह रहा था कहना कि जैन धर्म तो विशुद्ध मानवता का धर्म है। आपने अभी अपने जैन ना होने का जो खेद किया ना, हाँ उसके लिए मुझे फिर विचार आ गया और मैं बीच में बोलने की वो मूर्खता कर बैठा। बेटे ऐसा मत कहो। सच्चाई बताकर तुमने तो प्रोफेसर शर्मा का भ्रम दूर किया है। एब्सोल्युटली राइट भाई साहब। पापा। हाँ बेटे मालिनी। पापा वो एसडीएम का कॉल है आपके लिए। आप जरा उनकी बात सुनिए ना। लैंडलाइन पे फोन आया है। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर शर्मा। शर्मा जी, मैं अभी आता हूँ। मालिनी बेटा तुम इधर बैठ जाओ। आम, बेटे, मालिनी बेटा। जी सर। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटिया? जी मम्मी वो अंदर है। बुलाओ ना उनको यहाँ। जी सर वो थोड़ी देर में आएंगी। सर मुझे मुझे अपने थीसिस में से कुछ डिफिकल्टीज आ रही है ना। कुछ क्वेश्चंस है मेरे। आई मीन कुछ डिस्कशन करना है आपसे। हाँ हाँ बोलो बेटा, जरूर बोलो, पूछो। सर, जब आप हम पढ़ते थे ना आपसे, तो पढ़ाते समय जब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के बेसिक प्रिंसिपल्स इतने अच्छे तरीके से माइंड में फिक्स करा दिए थे ना हमारे। हाँ हाँ। तो फिर तो सर, अब वो जैन शास्त्रों में भी उस तरह की मैं बातें पढ़ती हूँ। जब मैं जैन शास्त्र पढ़ने लगी तो वो सारी चीज़ें तो जैन शास्त्र में आती हैं। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन सा, बड़ा बड़ा अजीब कौतूहल सा लगता है। और क्या क्या कहते हो बिटिया? क्या जैन ग्रंथों में साइंस की बातें आती हैं? जी सर, मैं आपको बताती हूँ। जैन दर्शन तो पूरा साइंस से भरा पड़ा है। अरे सचमुच? सर, जी हाँ मयंक बोलो। सर आजकल के साइंटिस्ट भी तो जैनागम के अकॉर्डिंग खोज करके उसी से नए नए यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। यस सर। मयंक। हाँ दीदी। मयंक पिछले दिनों एक बुक पढ़ी थी मैंने। उसमें जैन शास्त्रों जैसी डेफिनेशन पढ़ने को मिली। काहे की दीदी? कौन सी डेफिनेशन? अरे भैया, पंचास्ति काय की। सच दीदी? साइंस में पंचास्ति काय की डेफिनेशन? हाँ हाँ बिल्कुल, उसके हमारे जैन शास्त्रों जैसी उसी से मिलती जुलती डेफिनेशन दे रहा है साइंस। अच्छा अच्छा दीदी। तो फिर बड़ा इमेजिंग है। तो फिर दीदी मुझे भी देना वो बुक, मैं भी पढ़ूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? व्हाट इज पंचास्तिका है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? मुझे भी तो कुछ बताओ। सर, हाँ हाँ मयंक बताओ ना। पंचास्तिका क्या होता है? सर, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुदलास्तिकाय। इन पांच का एक कंबाइंड नाम है, पांचों का। उसको कहते हैं पंचास्तिकाय। और इन पांचों के साथ इनके साथ में काल भी मिला मिला दे ना, अगर काल को भी मिला दिया, उसको कंबाइन करके छह द्रव्य बन गए। वो पांच अस्तित्व है, छह द्रव्य। भाई भाई अस्तिका ये सब आपस में अलग अलग क्या है? ये अलग अलग एक एक की डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ ना।
अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता रे। मालूम बिटिया, कुछ इनके बारे में पहले मुझे बता दो। देखो, कुछ देर के लिए तुम दोनों मुझे अपना स्टूडेंट मान लो। नहीं सर, सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो हमारे गुरु हैं। हाँ सर, आप हमारे गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे हमेशा। पर भाई, मैं कुछ भी तो नहीं जानता हूँ, कैसा गुरु हूँ मैं। लेकिन सर, आपने ही तो सिखाया है हमें कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हर इंसान खुद को स्टूडेंट समझे और जहाँ से मिले सीखता जाए। सर, आप इतना परेशान मत होइए। देखिए सर, मेरी तरफ देखिए। क्या मयंक, बोलो, बताइए सर, आप इथर के बारे में जानते हैं ना? जानते हैं या नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो सर, वही तो धर्मास्तिका है, ऐसे ही समझ लो। अ, मगर मयंक, इथर इथर वो धर्म धर्म आस्ति, वो कैसे कैसे हो सकता है? थोड़ा एक्सप्लेन करो ना इसे। सर, हाँ मालूम बेटी। सर, ईथर और धर्मास्त्र में बहुत समानता है और थोड़ा फर्क भी है। फिर भी काफी समानता है। तुमने जैन दर्शन और विज्ञान में पीएचडी शुरू की है, मालूम नहीं? मालूम बेटा, मुझे तो पता है इस बात का, मगर मुझे तो जैन धर्म और दर्शन का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बताइए सर, ईथर क्या है? आप बराबर जानते हैं। मयंक, अम, हाँ 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 सर, बताइए, मैं भी पूछना चाहती हूँ। बेटे मालूम, ईथर जड़ चेतन पदार्थों के प्रसारण का एक अखंड लोकव्यापी ऐसा द्रव्य है जो पूरी तरह लचीला, बहुत हल्का, वेटलेस और लाइट की वेव्स, तरंगों आदि के लिए अम, मतलब गति करने का सहायक माध्यम है। हेल्पफुल सहायक माध्यम है, मतलब हेल्पिंग मीडियम है। यानी कि एक अनविजिबल इलास्टिक मीडियम है वो। सर, अगर हम हेल्पिंग मीडियम की जगह सिर्फ मीडियम कहें तो? नहीं नहीं बेटा, वो ठीक नहीं होगा। हेल्पफुल मीडियम का अर्थ है कि वह मीडियम तो बनता है दो पक्षों के बीच में, पर वो खुद कुछ नहीं करता है, अलग ही रहता है। क्यों उलझ गए मयंक? दीदी वो, मेरे को ये डेफिनेशन कुछ, अरे बेटे मयंक भैया देखो ना, जैसे रेल की पटरियां होती हैं या फिर रोड समझ लो, सड़क है ना। तो जैसे रेल और रोड पर चलने वालों के लिए, वो रेल और रोड दोनों अपने ऊपर चलने वालों के लिए आ, खुद कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ 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 दीदी, हाँ समझ लो ना। वो रेल में रेल भी और रेल की पटरी भी और रोड भी खुद कुछ तो नहीं करते ना। और सहायक साइलेंट बने रहते हैं, उदासीन माध्यम मीडियम बनते हैं उस ट्रेन की गति में और चलाने की गति में। वो सहायक मीडियम बनते हैं, ये खुद करते नहीं है कुछ भी। समझे? यस यस। हाँ दीदी, आज क्लियर हुई है ये बात मुझे। सहायक मीडियम वाले बात इतने दिन से रट रखा था, पर मुझे आता नहीं था। हाँ तो सर, जैसे आप इथर को जानते हैं ना, बस धर्मास्तिकाए भी उसी तरह समझ लीजिए। जैन दर्शन की भाषा में जीव और अजीव, लाइविंग और नॉन लाइविंग, है ना? यस सर। हाँ, तो जीव अजीव द्रव्यों के लिए जो धर्मास्तिका है जो है, भाषा को, मनोभावों को और सबके लिए सब गतिशील द्रव्यों को चलाने में निमित्त और सहकारी और उदासीन कारण बन जाता है। इस धर्मास्तिकाय के सारे गुण धर्म ईथर जैसे ही बिटिया। ऐसा लगता है कि ईथर नाम तो साइंटिस्ट ने दिया और धर्मास्तिकाय नाम ये जैन शास्त्रों ने दे दिया इसको। पर उन दोनों नामों वाला पदार्थ जो है, यानी ईथर, वो एक ही है। जैसे मालू और मालिनी एक ही है। है ना? है ना? जी जी हाँ सर, कुछ ऐसे समझ लीजिए। मगर कुछ समानता होते हुए भी ईथर और धर्मास्तिकाएं दोनों फिर डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा दीदी, दीदी वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे ये दोनों डिफर अलग अलग मालूम देते हैं? अ, कौन से फैक्टर्स है मेरा मतलब? देखो मयंक, धर्मास्तिकाएं जिसे विज्ञान की भाषा में काइनेटिक एनर्जी फील्ड कहते हैं। अच्छा अच्छा, मालिनी मानो बेटा,
काइनेटिक एनर्जी फील्ड। हाँ सर। हाँ तो सर, जो काइनेटिक एनर्जी फील्ड है ना, उसी को धर्मास्तिकाय कहते हैं, यानी गतिशील ऊर्जा का क्षेत्र, या समझ लीजिए गति की शाश्वत काया, वो धर्मास्तिकाय है। अच्छा आदित्य, अच्छा। हाँ हाँ सर, तो धर्मास्तिकाय हमारे जैन दर्शन में अजीब, अखंड, अरूपी और रंग से, गंध से, रस से, स्पर्श से रहित एक ऐसा द्रव्य बताया गया है जो पूरे संपूर्ण लोक में व्याप्त है, फैला हुआ है, और आलोक में नहीं है। अच्छा अच्छा मालूम नहीं, मालूम बेटा, तुम ये कहना चाहती हो कि इतनी डिटेल डेफिनेशन ईथर के बारे में नहीं है, यही दोनों में फर्क है। यस सर, यस सर, यस सर। ईथर की प्रॉपर्टीज और फंक्शन जब मैंने पढ़े, तो फिर मैंने उस डिटेल से धर्मास्तिकाय के बारे में सोचा, तो मुझे दोनों में कई बेसिक डिफरेंस मालूम दिए, साफ समझ में आए। फिर भी मुझे लगा सर कि साइंस भी अब शास्त्रों के, जैन शास्त्रों की जो पंचास्तिकाय है, उनके आप समाज योजना में, उनमें डेफिनेशंस वगैरह में इंटरेस्ट लेने लगा है। हाँ दीदी, साइंस ने अधर्मास्तिकाय का अभी नेचर बताया ना, वो गुरुत्वाकर्षण का बताया। अच्छा। अच्छा, मैं क्या कहना चाहते हो? ग्रेविटेशन फील्ड को ही, हाँ यस सर, यस सर, आप सही समझे। ग्रेविटेशनल फील्ड को ही अधर्मास्तिकाय कहते हैं। हाउ स्ट्रेंज। हाँ अच्छा। सर, अब देखिए आपकी नर्वसनेस मिट रही है ना? बोलिए, आप खुद को इग्नोर कैसे कहते हैं पंचास्तिकाय से, आप तो जानते हैं। बेटिया, कहती तो तुम ठीक हो, मगर क्या सचमुच में ऐसा ही है? ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अधर्मास्तिकाय भी लोकव्यापी है, अरूपी है, अजीब है, अखंड द्रव्य है, जो जड़ चेतन पदार्थों के ठहरने में उदासीन और सहकारी निमित्त है, सिर्फ निमित्त। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो वस्तुओं को रुकाने में निमित्त बनता है। सेम उसी तरह अधर्मास्तीय, अधर्मास्तिकाय भी ऐसे ही ना। पोटेंशियल फील्ड यानी कि विश्राम के स्वभाव वाला क्षेत्र, मेन अर्थ है अधर्मास्तिकाय और ग्रेविटेशन, दोनों का जो, दोनों का मीनिंग है ना, वो सेम है, यानी मीडियम ऑफ रेस्ट। अधर्मास्तिकाय कह दो या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड कह दो। मालूम बेटा? अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड को ही अधर्मास्तिकाय कहते हैं। इसका मतलब है कि विज्ञान धर्मास्तिकाय को मीडियम ऑफ मूवमेंट और अधर्मास्तिकाय को मीडियम ऑफ रेस्ट कहकर मान रहा है। हाँ ये सर आप ठीक कह रहे हैं। हमारा चलना फिरना, सुनना, बोलना, क्रिया करना, सांस लेना, सब कुछ धर्मास्तिकाय की वजह से ही तो होता है। यहाँ तक कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी धर्मास्तिकाय है, इसीलिए पॉसिबल है। हमारी बॉडी और माइंड के सारी एक्टिविटीज भी उसी की वजह से। दीदी, अगर इधर या धर्मास्तिकाय नहीं होता ना, तो फिर एटमॉस्फेयर में हम सब प्राणी जड़त्व को प्राप्त हो जाते, इनर्शिया बन जाते, इनर्शिया, एकदम सॉलिड, एकदम साइलेंट, है ना? और बच्चू, अगर एडल मास्टिका यानी मीडियम ऑफ डेथ ना होता ना, तो दुनिया में पता है क्या होता है? पता? हाँ सर पता है, एक्सीलेंटली। हॉस्टेज, फिर तो हम सब बैलून्स बनकर यूं यूं ऐसे डोलते रहते हैं हवा के अंदर। और हाँ मैं, और हमारे दांत और हमारी हड्डियां और हमारे मकान, सड़कें, कुछ भी स्थिर नहीं रह पाता फिर तो, अगर अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो। रियली, रियली बच्चों, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों का बहुत बड़ा उपकार है हम हमारे इस लोक पर, हमारी दुनिया पर। दीदी, धर्मास्तिकाय को धर्म द्रव्य भी तो कहते हैं ना? नो 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 नो, मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करना मेरे भैया बहुत जरूरी है। यानी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है, ये दोनों धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय नहीं है, समझे? जी दीदी, आप क्लियर करो ना। हाँ हाँ मालूम बेटा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन सब कह दिया तुमने। हम्म, भैया मेरे,
धर्म अधर्म द्रव्य तो कार्य हैं, ओनली दे आर वर्क। और धर्माष्टिका अधर्माष्टिका जो है ना दोनों, वो है विशिष्ट एनर्जी फील्ड्स, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र। दोनों एक कैसे हो सकते हैं बोलो? धर्माष्टिका मीन्स काइनेटिक एनर्जी फील्ड, है ना बिटिया? जी जी सर। और अधर्मास्तिका का मतलब है यानी पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। ठीक है ना बिटिया? जी जी बिल्कुल। लेकिन इससे तो पूरा क्लियर नहीं होता ना दीदी। अरे मयंक भैया, धर्म अधर्म तो द्रव्य है, जीव अजीव की गति और स्थिति के लक्षण है, समझ लो ये दोनों। यानी ये दोनों एक कार्य हैं, और जड़ और चेतन द्रव्यों की गति और ठहराव में सहायक के निमित्त नहीं बनते हैं, सिर्फ लक्षण रूप ये कार्य हैं। लक्षण, लक्षण भी है और कार्य भी है। मेरी मोटी बुद्धि में अब भी कुछ नहीं आ रही थी। अरे भाई मयंक, हाँ हाँ, यूँ सोच, यूँ समझो कि जैसे रेल का चलना और रेल का रुकना, ट्रेन का चलना और ट्रेन का रुकना, ये दोनों कार्य हैं, दोनों अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं। हाँ ठीक है दीदी। और रेल की पटरी और सिग्नल, यू नो, रेल की पटरी ट्रेन की, और ट्रेन का जो सिग्नल होता है स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी ये पटरी तो उसकी रेल की गति में सहायक है ना? और जो सिग्नल है वो भी गति और स्थिति में सहायक बनता है, पटरी भी और सिग्नल भी। ठीक है ना? तो एक स्पेशल फील्ड, एक स्पेशल एरिया में ही, पर्टिकुलर एरिया में ही ये रेल की पटरी और रेल के सिग्नल होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। तो इस रूप में समझो कि धर्माष्टिकाय और अधर्माष्टिकाय तो क्या है? जैसे पर्टिकुलर एरिया में रहे हुए वो है, मतलब उसके काम रोकने और चलाने वाले मीडियम। अब जरा कंपेयर करके बताओ कि कार्य और क्षेत्र अलग अलग चीजें हुई या नहीं? हाँ 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 दीदी, थोड़ा थोड़ा पिक्चर तो बन रहा है। मगर मगर दीदी, अभी तो आपने कहा कि धर्म और अधर्म तो लक्षण हैं गति और स्थिति के। तो ये ट्रेन और पटरी और रोड, अम, मयंक बेटा, अरे नहीं समझे क्या? देखो मैं समझाता हूँ। बेटा देखो, गाड़ी के रुकने की स्टेज में और गाड़ी ट्रेन के चलने की स्टेज में, उसके व्हील्स वगैरह में जो फंक्शंस होते हैं ना, रुकते समय कैसे फंक्शंस होते हैं और ट्रेन के चलते समय कैसे फंक्शंस होते हैं, तो उनसे ही तो हमें पता चलता है कि ट्रेन की गति हो रही है या स्थिति है, या ट्रेन खड़ी है, स्टेटस अवस्था में है। उनको लक्षण कहते हैं बस। इतनी सी तो बात है ना। अरे बेटा, चलना रुकना तो कार्य है, पर सर वो दीदी कह रही है गति के लक्षण स्थिति के लक्षण है ये। अरे मयंक भैया, समझे नहीं क्या? अरे भाई मयंक बेटा उलझो मत। ये कार्य है ना दोनों, ये, और कैसे बताऊं, मतलब सर, मैं समझाती हूँ एक बार। देखो मयंक भैया, जब गाड़ी चलती है रुकती है, तो हमें उसके फंक्शन से पता चल जाता ना, उसके व्हील्स वगैरह के फंक्शन से, कि अब गाड़ी चली है या अब गाड़ी रुकी हुई है। हाँ 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 हाँ, पता चल जाता है। तो बस वो जो उसके फंक्शंस है ना, व्हील्स का हिलना और वो सब, तो वो उसके लक्षण भी हैं, और उसकी गति हो रही है, स्थिति हो रही है, इसके फंक्शंस भी हैं, कार्य भी हैं और लक्षण भी हैं। इतनी सी तो बात है। हाँ तेरे की। हाँ, और धर्म और अधर्म द्रव्य जो है, चलने और रुकने के इसी तरह से वर्क हैं, फंक्शंस हैं। दैट तेरेगी। इतनी छोटी सी बात समझने में आज मैंने कितना सताया है आपको। हाउ सिली आई एम, हाउ फुलिश आई एम। भैया मयंक, अच्छा अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा गुरु शिष्य का डिस्कशन बड़ा अच्छा चल रहा है। मयंक, आइए भाई साहब आइए। मयंक, अब मैं बता सकता हूँ, सुनो अब मेरे से सुनो। गति क्षेत्र को फील्ड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना?
धर्म अधर्म द्रव्य दोनों ही गति और स्थिति के फील्ड पोटेंशियल्स हैं, यानी कि गति के क्षेत्र नहीं है ये, कार्य हैं, फील्ड पोटेंशियल है। और गति के क्षेत्र को जैन दर्शन ने नाम दिया है धर्मास्तिका है। गति के क्षेत्र को, हाँ, गति के क्षेत्र को जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय कहा गया, यानी काइनेटिक एनर्जी फील्ड। और स्थिति के क्षेत्र को नाम दिया है पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। दर्शन ग्रंथ और विज्ञान इसके बारे में बिल्कुल एक एक जैसी बात कहते हैं, समझे? अच्छा अच्छा सर, बड़ा सुंदर समझा दिया आपने तो। अरे वाह वाह प्रोफेसर, बड़ा अच्छा बताया आपने तो। आपको इतना अच्छा जैन शास्त्रों का ज्ञान है। अभी तक तो भाई मैं भी धर्म द्रव्य और धर्मास्तिकाय को एक समझता था, और अधर्म द्रव्य और अधर्मास्तिकाय को भी एक जैसा मानता था। आज मालूम हुआ कि ये तो बड़े एकदम से दूसरे से अलग हैं। सर सर मैंने तो आपसे ही पढ़ाया था कि पोटेंशियल के आधार पर गति की दिशा निश्चित होती है। तो हाँ, फिजिक्स का प्रिंसिपल है तो बेटे। तो सर इस नियम की यूटिलिटी क्या इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है। अरे मयंक, गति की दिशा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है ना। हाँ दीदी, हाँ वही तो फिजिक्स का प्रिंसिपल है ना। तो मयंक, इस प्रिंसिपल का पालन तो नहीं दिखने वाले इनविजिबल अखंड धर्मास्तिकाय वगैरह में भी कुदरत से अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा अच्छा, फिजिक्स का वो प्रिंसिपल यहाँ अपने आप चलता है, अपने आप लागू होता है। हाँ मैं, और कुछ पूछना है तुम्हें इस बारे में? सिर्फ एक प्रश्न है मेरा। हाँ पूछ लो अभी। दीदी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय गति में और स्थिति में खुद कुछ नहीं करते, उदासीन सहायक निमित्त बनते हैं बस मात्र में, इतना ही, तो फिर आलोक में इन दोनों की एब्सेंस में क्या गति और स्थिति होती है नहीं है क्या? ये दोनों आलोक में तो होते नहीं है। हाँ मैं सही कह रहे हो तुम। शर्मा जी, प्रोफेसर साहब आपको मालूम है इसका? यार हाँ भाई साहब, पुद्गल परमाणु में तो नेचुरल जड़ स्थिति का गुण होता है, गलत जड़त्व का गुण होता है, इनर्शिया इनर्शिया होता है। पुद्गल यानी मैटर, बाहरी बल और स्वयं के बल, यानी अपनी खुद की फोर्स और बाहर से लगने वाली फॉरेन फोर्स, उसकी वजह से आ, मतलब इन दोनों फोर्सेस के बिना भी गति और स्थिति कर सकता है मैटर। तो मैटर में होती है क्वालिटी। और जीव में ये जो गति का गुण होता है ना, खुद से गति करने का, वो गुण नहीं होता जीव में। उससे तो पुद्गल से गति मिलती है, मैटर से गति मिलती है उसे। अच्छा अच्छा, एक मिनट प्रोफेसर शर्मा, एक मिनट बताएंगे आप कि अगर आत्मा में जीव में गति नहीं है तो फिर सिद्ध होते वक्त एक सेकंड के असंख्यात में भाग जितने टाइम में हमारी आत्मा जो अभी मैटर से बिल्कुल फ्री हो चुकी है, बिल्कुल अलग हो चुकी है कर्मों से, ऐसी आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो ऊर्ध्वगमन ऊपर को कैसे चली जाती है, ऊर्ध्वगमन कैसे कर लेती है जब उसमें गति है ही नहीं तो? माल पापा, पापा मैं बोल लूँ? हाँ बेल बोलो, मालूम बेटे आपको तो? सर वो आत्मा जो ऊपर चली जाती है ना, बिना कर्म से बिना मैटर से भी, वो चली जाती है पूर्व प्रयोग अभ्यास से। यूं का वो क्या होता है सर? जैसे कुम्हार होता है ना, जब वो बर्तन बनाता है तो उस अपने चक्के को डंडे से घुमाता है, बहुत तेजी से घुमाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वो घुमाना छोड़ देता है, और उसको डंडे से ना घुमाने पर भी वो चक्का उसका काफी देर तक खुद ब खुद घूमता रहता है। हाँ, और अरे हाँ बेटे, मालूम बेटा। और साइकिल में पैडल मारना, जब रोक देता है ना सवार, तो उसके रोकने के बावजूद भी पहले की गति और अभ्यास से वो बहुत दूर तक
बिना पैटर्न मारे ही चलती जाती है। इसी तरह, हाँ, समझ गए, समझते मैं पुत्र। आ, समझ में आ गया बेटा, नहीं आया? अरे तभी तो सिद्धात्माएं यथावत निश्चल ही रहती हैं। हाँ, अच्छे से आ गया, मुझे भी आ गया प्रोफेसर साहब। बिल्कुल मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने पूछा था ना आपसे कि वो सिद्धात्माएं ऊपर कैसे चली जाती हैं, उर्दू गमन कैसे कर लेती हैं। बिल्कुल समझ आ गया। अब आगे बढ़िए प्रोफेसर साहब, मैंने बेकार आपको ब्रेक दे दिया बोलकर। अरे अच्छा ही हुआ, लगे हाथ पापा मुझे भी क्लियर होगी इतनी बात। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था। हाँ, यस यस प्रोफेसर। हाँ बताइए। तो मैटर में तो गति और स्थिति किसी दूसरे पदार्थ की वजह से नहीं होती है, क्योंकि उसे तो ये सब पावर्स अपने आप मिली हुई हैं, कुदरत से ऑटोमेटिकली। मैटर को उसके लिए बाहरी और आंतरिक फोर्स और किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। और उस वक्त, और उस बल और उस सब शक्ति को, यानी कि फोर्स और एनर्जी जो उसके पास में बाहर से मिल रही है उसको, उसी से उस पदार्थ में नेचुरली या तो फिर गति होती है या फिर वो ठहर जाता है। गति और स्थिति की जो वो उसमें वो अंदर से उस चीज को प्रवृत्ति होती है उसकी, यानी उसकी अंदर से वो चीज तैयार होती है, वो चीज हो जाती है उसके अंदर ऑटोमेटिक, वो जागृत होती है प्रवृत्ति। तो उसी वजह से होती है। मुझे लगता है कि पदार्थों में होने वाली इस रुकने या चलने की प्रवृत्ति को ही ज्ञान शास्त्रों ने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कह दिया है। हाँ, एक्सीलेंटली राइट सर। सर, आपने तो बड़ा सटीक और बिल्कुल प्रामाणिक विश्लेषण कर दिया। अरे, अरे वाह, मैं तो कॉफी लेकर आ गया भैया। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए सर, कॉफी लीजिए आप। पापा आप भी लीजिए, बातें करते करते कॉफी भी सिप करते रहिए। मालूम बेटा। जी पापा, देखो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय क्लियर हो गया बिल्कुल। तो जैसे तुमने बताया कि धर्मास्तिकाय और धर्म द्रव्य और अधर्मास्तिकाय और अधर्म द्रव्य, ये अलग अलग चीजें हैं, है ना? जी पापा। हाँ ये बेटा, ये मुझे अच्छे से क्लियर हुआ। अब मैं ये बता, ये और इतना और बता दो मुझे कि तीसरा है जो आकाशास्तिकाय है ना, तो आकाशास्तिकाय और आकाश में भी कैसे तो डिफरेंस है। अरे, अरे भाई साहब, आकाश तो आसमान को कहते हैं भाई, इसमें क्या टिपिकलिटी है? अच्छा। हंसो मत, प्रोफेसर शर्मा के ऊपर हंस रहे हो? सर नहीं नहीं सर, सॉरी सर, आपने भी कहा कि उस मीनिंग में, है ना, अ, यानी आसमान जो है ना, तो आसमान के मीनिंग में ये मतलब धर्म आकाश आस्तिकाय जो है, इसको लोग आकाश को आसमान समझ लेते हैं, बहुत पॉपुलर है ये। लेकिन सर, जैन दर्शन की भाषा में आकाश वो नहीं है, आसमान नहीं है। अच्छा, तो मालूम फिर, मालूम बेटा, क्या कहते हैं जैन दर्शन में आकाश का मतलब क्या मीनिंग है? सर, जैन दर्शन में तो आकाश का अर्थ है रिक्त स्थान, यानी वैक्यूम, शून्य, हॉलोनेस, मीन हेलो। अच्छा अच्छा, तो दीदी, इस कमरे की दीवारों के बीच और कमरे के बीच, हमारे मुंह, हमारी आंख, हमारी नाक, कान, पेट, सबके अंदर, इस मेज के नीचे भी आकाश है। ठीक है दीदी, मैंने सही बताया? हाँ हाँ मयंक भैया, बिल्कुल ठीक समझे तुम। हम्म, अच्छा मालू, तो तुम्हारा कहने का मतलब है मेरे हाथ में बंधी ये जो वॉच है, इस वॉच है, इसकी चेन और मेरी रिस्ट के स्किन के बीच में भी आकाश है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। और इस डायरी के पेजेस के बीच में भी आकाश है ना? मालूम बेटा, ठीक बताया ना मैंने? अरे भाई प्रोफेसर, आखिर साइंटिफिक खोपड़ी है आपकी, गलत कैसे बताएंगे आप? ठीक है पापा। अरे हाँ बिल्कुल। आकाश की बात आता है आकाशास्तिका। मैं बस समझता हूँ दीदी कि वह भी एनर्जी फील्ड होगा एक अलग प्रकार का। हम्म, प्रोफेसर, तुम्हारे स्टूडेंट की बुद्धि बड़ी शार्प हो रही है। हाँ हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि आकाशास्तिकाएं बाकी सारे द्रव्यों को
अपने में जगह देता है, संभाल लेता है अपने में। और ऐसा सबको अपनी जगह देने वाला अपने अंदर, ऐसा ही आकाश शास्त्री जो है, आकाश शास्त्री का है, वो सभी द्रव्यों का आधार क्षेत्र बन जाता है। हाँ बिल्कुल पापा, इसका तो गुण ही है अवगाहन देने का, स्थान देने का गुण है इसका। आकाश शास्त्री काय के दृष्टांत दिए गए ना, ठोस दीवार में जैसे कील चल जाती है अंदर, और दूध से भरे कटोरे में बताशा समा जाता है। वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। शिविर में ज्ञान सीखा जो आपने, अच्छे से याद रखा है। थैंक्स पापा। दीदी आप बताइए ना। एक्चुअली आकाश शास्त्री का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में, उस ग्रेविटेशन से, उस ग्रेविटेशन फोर्स से भरपूर क्षेत्र में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य, ये सारे के सारे एक रूप होकर उसी में मिक्सअप रहते हैं, समाविष्ट रहते हैं। वही आकाश शास्त्री का होता है। अच्छा मालू, मालू बेटिया, अगर सारे द्रव्यों की कंबाइन एक रूपता वाली अवस्था को आकाश शास्त्री का कहा जाता है, तो भाई फिर इसकी अपनी कोई निजी पहचान और अपने खुद की डेफिनेशन हुई नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। हाँ भाई मालू, मैं भी यही कहूंगा। फिर तो आकाश शास्त्री काय का खुद का एग्जिस्टेंस है ही नहीं कुछ भी, कैसे माना जाए। हाँ, बताइए, मैं अभी आपको साबित करती हूँ एक्सीडेंट से इसका है या नहीं व्यक्त अस्तित्व। देखिए, एक बात बताइए पापा, आप भी सोच लें और सर आप भी सोचेंगे। बताइए मुझे, दाल पक जाने के बाद, जब दाल बन जाती है, पक जाती है, तो उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, घी, तेल, जीरा और हींग और दाल के दानों की पहचान अलग अलग रहती है ना। रहती है, बिल्कुल रहती है, सब चीज़ों की पहचान अलग अलग। और उसका परिचय हम क्या देते हैं, उसका अस्तित्व क्या बताते हैं हम, दाल। ठीक है ना। हाँ हाँ, बात तो समझ में आती है। लेकिन वो वो उसका अस्तित्व, दाल का अस्तित्व क्लियरली कैसे डिफाइन किया जाए, उसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि दाल जब उसमें गल गई, उसमें समा गई, और सब चीज़ें उसमें दूसरी दूसरी मिक्सअप हो गई, तो फिर दाल का खुद का अस्तित्व क्या रहा, कैसे इसको कैसे प्रूव किया जाए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सर, आकाश शास्त्री का एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, अनविजिबल, अनडिवाइडेबल द्रव्य है, और मॉडर्न साइंस भी यही मानता है। अच्छा मालूम, मॉडर्न साइंस भी यही मानता है। हाँ सर, देखिए मैं बताती हूँ, सभी लोग क्या मानेंगे ना इस बात को, सभी कहेंगे, सभी एक्सेप्ट करेंगे कि जीव और अजीव द्रव्यों को स्थान देने का तो आकाश शास्त्री का में गुण है। हाँ हाँ बिल्कुल, सही कह रही हो मालूम तुम। हाँ, हमारे चोटी के वैज्ञानिक जो आइंस्टीन हुए हैं, उन्होंने भी आकाश में और पृथ्वी दोनों में ग्रेविटेशन पावर बताई है। हम्म, हाँ मालूम, बताई तो है। ठीक कह रही हो। आइंस्टीन ने कॉस्मिक स्पेस में एक ऐसा फील्ड बताया है जहाँ सभी द्रव्यों की और ऊर्जा की सारी जितनी भी वेव्स होती है ना, वो सब वेव्स वेव्स, ऊर्जा भी और सारे द्रव्य वेव्स के रूप में, मतलब वहाँ पे भरे हुए हैं। ऐसी एक स्टेज, ऐसा एक फील्ड बताया है आइंस्टीन ने भी। और बीच के दूसरे पदार्थ आने पर वो जो वेव्स है ना, वो मॉसलेस एनर्जी के अपने उस गुण को छोड़ देती हैं, और पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि वेव्स ना रहकर वो पार्टिकल बन जाती हैं, और फिर उनके अंदर भार आ जाता है, मास आ जाता है, वेट आ जाता है उनके अंदर। फिर वो भार शून्यता वाली नहीं रहती, वेटलेस नहीं रहती। अ, मगर सर, हाँ ये बेटे फिजिक्स में आया ना, याद है ना तुम्हें, पढ़ा है। सर यस सर, पढ़ा है मैंने, आपने पढ़ाया है। पर सर एक बात क्लियर नहीं हुई मुझे, जब वो एनर्जी जो होती है वो तो वेटलेस होती है, भारहीन होती है, भारहीन होती है ना, और फिर वो वेव्स बन जाती हैं,
यानी कि वो वेव्स में तो अपना एक पर्टिकुलर वेट होता है, तो वो एनर्जी जो होती है, जो वो वेटलेस होती है, तो वो फिर विद मास वाला पदार्थ वेव कैसे बन जाती है? अरे भाई, न्यूटन का लॉ है ना, कि वेव मैटर और एनर्जी जो है आपस में कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, बिल्कुल ठीक एक दूसरे के उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं उसी। हाँ सर, है तो सही। लेकिन मैं समझ में नहीं आया कि वो वेटलेस होना और फिर उसमें वेट आ जाना, वही चीज दोनों फिर दोनों रूप में कैसे बन सकती है? अरे भाई मयंक, जी पापा, मयंक भाई, ये तो सब आकाश शास्त्री के ग्रेविटेशनल उसके जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी वजह से होता है। नहीं समझा पापा मैं। बेटा यूं समझ लो कि जैसे सागर के जल में, पानी में उठने वाली लहरें जब किनारे से टकराती है ना, तो वही लहरें टकरा के जल बिंदु बन जाती हैं, बूंदे बन जाती हैं। हाँ पापा, हाँ ठीक है, उसी तरह समझो ना इसे। हाँ, यस यस यस। आइंस्टीन ने स्पेस को तो ग्रेविटेशनल वैक्यूम कहा, और क्वांटम फील्ड आकाश शास्त्र इकाई के क्षेत्र और काल दोनों को मिला के हाँ हाँ ठीक है, आगे बोलो आगे बोलो। हाँ, आइंस्टीन ने स्पेस को तो ग्रेविटेशनल वैक्यूम कहा। हाँ, ग्रेविटेशनल वैक्यूम, स्पेस है बराबर, हाँ ठीक, बराबर बराबर। और क्वांटम फील्ड जो है, क्वांटम फील्ड जो है आकाश शास्त्र का है। यू मीन, हाँ ठीक है ठीक है। क्वांटम फील्ड के क्षेत्र और काल दोनों को मिलाकर, यानी टाइम को और फील्ड को दोनों को मिलाकर स्पेस टाइम एक नया शब्द दिया। सर, इसके बारे में साइंस में क्या आया है, ये और आप जरा सा अच्छे से मुझे बता दीजिए, ये मेरे समझ में कम आता है। अ, देखो मयंक, आइंस्टीन के इस स्पेस टाइम जो उसने शब्द दिया, स्पेस टाइम ये आइंस्टीन ने दिया सबसे पहले, तो उसमें आकाश का क्षेत्र, यानी क्वांटम एनर्जी फील्ड है ना, वो, और काल यानी टाइम, यानी क्वांटम एनर्जी फील्ड और टाइम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, उसे स्पेस टाइम कहा आइंस्टीन ने। इसको इसको ऐसा कहेंगे। हाँ, छह द्रव्य जो है ना, तो छह द्रव्यों में एक अकेला काल ही तो है जिसको अस्थिकाय नहीं कहा है। हम्म, ठीक कह रही हो। मालूम बेटा, हाँ ये बात तो मैंने भी सोची। देखो, धर्मास्तिक काय, काय, काय है ना, अधर्मास्तिक काय में भी काय है, आकाशास्तिक काय, जीवास्तिक काय, पुद्गलास्तिक काय, पांच तो ये हो गया, और छठा है काल। तो छह द्रव्य जो है ना, इनमें बस एक काल ही ऐसा है जिसको अस्थिकाय नहीं कहा। कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा ना इसमें। कैसे समझाऊं भाई? मालूम बेटिया, तुम्हारी थिंकिंग क्या है इस बारे में? सर, आइंस्टीन ने अपने चिंतन मनन के द्वारा थॉट एक्सपीरियंस किए, और जो उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रूथ थे, टोटल ट्रूथ थे, यूनिवर्सल ट्रूथ थे, जैसे भगवान महावीर ने बताए, उसी तरह से आइंस्टीन ने भी वही सिद्धांत सारे संसार को दिए। जबकि वो कोई जैन नहीं था। अच्छा अच्छा, जैन नहीं था आइंस्टीन? फिर हाँ, जैन तो नहीं था, पर वो क्या था? सर, वो यहूदी था। अच्छा मालूम बेटे। हाँ जी पापा, वो यहूदी था। ऐसा ऐसा। हम्म। थॉट एक्सपीरियंस तो अभी आजकल की भाई पॉपुलर टेक्निक बन गई है। रियली, रियली, आइंस्टीन तो बड़ा खोजी मिनिस्टर का रहा होगा। यस पापा। अम, भाई साहब, मैंने पढ़ा है कि आइंस्टीन ने अपने इसी चिंतन मनन के द्वारा पदार्थ की 10 प्रकार की गतियां बताई। ये गतियां 10 तरह की गति होती है हर पदार्थ में। अच्छा, हाँ हाँ भाई साहब, आइंस्टीन की जहाँ मैंने उसके लाइफ स्टोरी पढ़ी ना, तो उसमें आया है कि आइंस्टीन हर समय यही सोचते रहते थे कि ईश्वर ने अगर ये दुनिया बनाई है, कि उनके यहूदी धर्म में भी ऐसा ही माना जाता है, तो वो सोचते थे ईश्वर ने अगर ये दुनिया बनाई है, तो उस बनाने वाले ईश्वर का भी एक्सिस्टेंस जरूर होगा, होना चाहिए जरूर।
और जब वो ईश्वर है, उसका एक्सिस्टेंस है, तो ईश्वर ईश्वर भी बना होगा जरूर। ईश्वर का भी कुछ ना कभी ना कभी निर्माण हुआ होगा। तो उस ईश्वर को बनाने वाले उस मैटर का जो उसके अंदर लगा हुआ मॉलिक्यूल्स है, उसके जो परमाणु और अणु हैं, उसका उनका भी अस्तित्व जरूर होना चाहिए। हाँ, रियली रियली। हाँ, तो ऐसे में आइंस्टीन सोचते थे कि वो मैं खोज लूँ कि उस क्रिएटर का, बनाने वाले का, वो उसका जो खुद का अस्तित्व है, वो खुद के जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं बनाने में, जो कुछ उसके द्रव्य जो परमाणु लगे हैं, वो कौन से परमाणु हैं। भाई रियली। तो सचमुच आइंस्टीन तो वैसे मामूली एक क्लर्क था ना, एलडीसी था, पर देखो ही देखिए ना, बड़ा भारी आविष्कारक बन गया। उसके बराबर कोई है ही नहीं आज तक। यस यस पापा। लाइट का स्पीड, लाइट की स्पीड और लाइट की गति भी तो आइंस्टीन ने निर्धारित की है ना। और कलर स्पेक्ट्रम और उन रंगों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, उसको भी तो आइंस्टीन ने थॉट एक्सपीरियंस से ही अरेंज किया होगा। बड़ी डेवलप ऊंची समझ थी, हाई पावर की बुद्धि थी उसमें। इसीलिए तो मयंक, भगवान महावीर ने जो सत्य तथ्य बताए ना 2500 वर्ष पहले, और यहूदी धर्म का था ना आइंस्टीन, तो उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था भगवान महावीर के उन चीज़ों के बारे में। उसने वो सारे फंडामेंटल ट्रूथ्स अपने एक्सपेरिमेंट्स में कर करके, उसको एक्सपेरिमेंट कर करके फिर उसने बताए हैं, बिना भगवान की थ्योरी को समझे हुए। विज्ञान के क्षेत्र में सचमुच आइंस्टीन ने सर्व के भगवंतों की थ्योरी को सचमुच आइंस्टीन ने ठीक ठीक कवर किया है, ठीक ठीक फॉलो किया है, मैं तो ऐसा समझती हूँ। हाँ मालिनी बिटिया, सही कह रही हो। पर बेटे, अपनी बात तो स्पेस टाइम की चल रही थी ना। उसी सब्जेक्ट पे आ रहे हैं ना। जी 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 पापा। मैं बताती हूँ, वहीं आ रही हूँ मैं। आइंस्टीन ने जो काल, आकाश और आकाशास्त्र का है, इन तीनों को ठीक से आपस में समायोजन किया है, इनका तीनों का ठीक से आइंस्टीन ने जो है ना, वो एक दूसरे से उनको कंपेयर करके अच्छे से। और आइंस्टीन ने जो एक स्पेस टाइम शब्द दिया ना नया, तो वो स्पेस टाइम जो शब्द है, वो बताया कि काल अस्थि काय नहीं है। तो हाँ, काल अस्थि काय नहीं है। मगर क्यों? हाँ, क्योंकि सुनिए, मैंने ऐसा समझा है, मैंने ऐसा विचार किया है कि काल द्रव्य जो है ना, उसके क्वांटम या क्वांटा नहीं होते, बाकी सबके होते हैं। अच्छा, अस्थि का इसलिए नहीं कहा कि उसके पार्ट्स नहीं होते, है ना। हाँ हाँ, क्योंकि क्वांटम यानी कि किसी पदार्थ का एक अंश, उसका प्रदेश समझ लो। और क्वांटा यानी कि बहुत से प्रदेश। तो ना तो उसका मतलब एक प्रदेश तो होता है उसका, क्वांटम तो होता है, पर क्वांटा नहीं होते उसके, यानी प्लूरल, बहुवचन है क्वांटा, और एक वचन है उसका क्वांटम। हाँ, ऐसे ही है ना सर। हाँ बेटे, हाँ सही कह रहे हो तुम। तो इसीलिए इसीलिए आइंस्टीन ने जो है ना, और हमारे जैन शास्त्रों में भी उसको काल को द्रव्य नहीं माना है। काल को द्रव्य तो माना है, हाँ सर, द्रव्य तो माना है। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन उसका विभाग और प्रदेश यानी उसके पार्ट्स अलग अलग, वो नहीं माने हैं। वो समूह रूप नहीं होता काल, उसका क्षण मात्र ही होता है। बाकी पांचों अस्थिकायों के तो अंश यानी कि प्रदेश होते हैं, पार्ट्स होते हैं, अलग अलग उनके कोई ना कोई पर्टिकुलर क्वांटा होते हैं। क्वांटम भी होते हैं, क्वांटा भी होते हैं। और काल के नहीं होते, कोई प्रदेश नहीं होते काल के, वो अकेला ही होता है, क्षण मात्र होता है। इसीलिए काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं कहा। हम्म, ठीक कह रही हो मानो, जैन दर्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ, अच्छा प्रोफेसर बताइए मुझे भी कि जैन दर्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि काल को इसलिए अस्तिकाय नहीं कहा क्योंकि वो एक अकेला एक क्षण मात्र होता है। तो साइंस में भी क्या ऐसा ही माना है? जी हाँ, मालिनी ने जो अभी बताया
वो ठीक कहा भाई साहब, बिल्कुल सही डेफिनेशन दे दी मालू बेटे ने। अब विज्ञान के अनुसार भी ऐसी ही डेफिनेशन आती है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, तो हमारे जो सर्वज्ञ भगवंत तीर्थंकर और वैज्ञानिक आइंस्टीन दोनों इस फैक्ट पर तो बिल्कुल एग्री है ना कि काल यानी टाइम, जिसको हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम, तो इन तीन रूपों में नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर काल हमेशा एक दिशा में, सीधी स्ट्रेट लाइन में, एक ही रूप में प्रवाहित रहता है। साइंस और जन दर्शन एक मत है ना, इसी बात में एग्री है ना, बिना किसी भी चेंज के काल हमेशा एक ही दिशा में चलता है, सीधी स्ट्रेट लाइन में चलता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मालूम, सही कह रहे हो। दीदी, ये तो बड़ी अजीब बात कह दिया आपने। मगर मगर दीदी, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इसको मानेंगे, कैसे ही इस बात को कैसे फॉलो करेंगे भाई, कैसे इसको समझेंगे प्रैक्टिकल में? नहीं बेटा, ये गूढ़ रहस्य तो थॉट एक्सपीरियंस से ही समझ में आता है। हम्म। आम, अच्छा अच्छा। तो बिटिया, मालूम बिटिया, शायद तुम ऐसा कहना चाहते हो कि किसी एक इंसान का जो पास्ट टेंस है वो किसी दूसरे के लिए प्रेजेंट टेंस हो सकता है, और किसी तीसरे के लिए फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है ना? यस सर, यस सर। आप इस बात के स्टेटमेंट के गहरे डीप मतलब आपने डीपली इसको समझ लिया है। अच्छा ठीक है दीदी। समझा तो नहीं मैं पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है, आप काल के बारे में आगे बताइए। अ, तो मयंक, काल एक ही दिशा में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के प्रवाहित होता रहता है, और काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के साथ आकाशास्त्रिकाय में भी रहता है, मिक्स रहता है, हम जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे मटर की सब्जी में मटर, और पकी हुई तैयार दाल में दाल, सबके साथ में वो भी मिक्स रहती है, वही ना? जैसे इसी तरह आकाश आस्तिका है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई साहब, उदाहरण तो सिर्फ समझने और समझाने के लिए होते हैं, यानी पार्टली होते हैं, पूरा लागू नहीं होते हैं। आप धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के संदर्भ में देखो ना, ट्रेन और पटरी और सिग्नल वगैरह का जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना। याद कर लिया आपने प्रोफेसर शर्मा, याद कर लिया भाई। हाँ, तो जो हमने उसमें अभी ट्रेन और पटरी और सिग्नल और सबका उदाहरण दिया ना, आकाशास्तिकाय को बताने में, धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय को बताने में, तो वो सब तो पूरा पूरा तो वैसा नहीं मान मान सकते, उसको तो एग्जाम्पल वो उसी रूप में वही उतना ही लेते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई। अरे उदाहरण तो पार्टली होते हैं ना, एक देशीय होते हैं। मैं तो अभी सिर्फ मजाक कर रहा था, दाल वाली बात और मटर की सब्जी वाली बात। पापा मैं अभी आया, अभी आया पापा, कहाँ जा रहा हूँ मैं? आता हूँ पापा। हम्म। हाँ हाँ पापा जी। अरे कहाँ गए थे तुम? हाँ पापा, मम्मी बुला रही थी। मम्मी कह रही है पापा कि उमेश भैया और आंटी जी भी यहीं आने वाले हैं अभी, और आप सबका खाना इधर ही है, आप जाने की जल्दी मत कीजिएगा। सर आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आपके लिए मैसेज है आंटी जी का। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, मयंक फिर तो मौज ही मौज है मेरी। नो वरी, नो हरी। सच में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है आज। हाँ हाँ, हमारा क्या विषय चल रहा है भाई? आ जाए उसी अपने टॉपिक पर। सर, काल, काल के बारे में। हाँ 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 मालूम बेटिया, तुम कुछ बता रही थे ना? जी सर। काल बिल्कुल अविभाग रूप से, यानी जिसके कोई विभाग नहीं होता, जिसके कोई क्वांटा क्वांटम नहीं होते, तो उस अविभाग रूप से पृथ्वी पर हमेशा एक दिशा में प्रवाहित रहता है, ये बात चल रही थी ना आपने? हाँ भाई मालूम बेटे, ठीक। तो अच्छा बेटे, पृथ्वी तो कर्वेचर शेप्ड है, यानी सर्कुलर जैसा है ना, कर्व में चलता है पृथ्वी का तो, और आकाशास्तिकाय में समाहित रहा हुआ काल स्ट्रेट लाइन में चलता है, और वो भी बिना किसी चेंज के, बता रही हो तुम अभी, वही वही उसकी डेफिनेशन है। तो तो जो काल है, जो टाइम है, वो उसी कर्वेचर शेप में जो पृथ्वी है उस पर कैसे रह सकता है स्ट्रेट लाइन रूप में? सर,
मैं अभी इसका जवाब देती हूँ। पर सर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब ग्रेविटेशन की पावर से भरपूर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों में ग्रेविटेशन की पावर भरी हुई है, तो कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जब टकराते हैं, आमने सामने से आके एक दूसरे से टकराते हैं जोर से, तो क्या होता है? आपकी फिजिक्स क्या कहती है? हाँ भाई, सीधी सी बात है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है और देखा भी जाता है हम कहीं भी देख सकते हैं डेली लाइफ में भी कि ऐसी हालत में दोनों टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स की दिशा सीधी नहीं रहती, वो दिशा उसकी कर्वेचर हो जाती है, निवक्र हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सर, आपने जो पूछा था, मिल गया आपको क्लू उसका? हाँ, राइट राइट, बिल्कुल मिल गया, आगे समझ में मालूम हुई, बिल्कुल समझ में आ गया। अरे पर सर मैं कुछ नहीं समझा। पापा आप बोलिए, आप समझ गए? कुछ कुछ तो, हाँ हाँ हाँ, हल्की सी लपट जैसी किरण तो थोड़ी सी जरा सी लगी मुझे भी, मगर एकदम अच्छे से नहीं क्लियर हुआ। अरे भाई साहब देखिए, इधर देखिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ प्रोफेसर साहब बताइए, आप अच्छे से समझाएंगे। देखिए सर, ये देखिए, ये मैंने उठाई नोटबुक, ये पेन से, अब ये पेन लिया। अब देखिए सर, इधर देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया, ये स्पेस कर्वेचर, ठीक है। और और ये हमारी मतलब काल, ये हमारी अर्थ, स्ट्रेट लाइन, मतलब इस कल तो कर्वेचर में तो हमारी अर्थ है, ये मैंने कर्वेचर बना दिया अर्थ का, ठीक है ना, देखिए। हाँ हाँ ठीक है। और ये स्पेस, और ये काल समझो, ठीक है, ये इधर से आया, ये इधर से आया। स्पेस और काल दोनों इस तरह एक साथ घुले मिले रहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और टाइम, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से घुले मिले रहते हैं। और ये है स्ट्रेट लाइन में, ये चल रहा है। इसी स्ट्रेट लाइन के मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, इतनी दूर तक पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ये यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया इसी लाइन पर भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस, ठीक है। ओके, स्टेट लाइन के मैंने 3 डिवाइड कर दिए। इस तरह से हम काल को कहते हैं, ठीक है। और हमारी समझ के अनुसार मैंने ठीक ड्रॉ किया, यही इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल जी, हाँ। तो सुनिए, जब हमारी धरती की ग्रेविटेशनल पावर जब आकाश की यानी स्पेस की ग्रेविटेशन पावर से टकराती है ना, तो साइंस और फिजिक्स के नियम के अनुसार काल और आकाश जब टकराती हैं, दोनों सीधे सीधे आके और आपस में टकरा जाते हैं, तो जैसे काल और आकाश जब टकराते हैं तो दोनों टकराकर कर्वेचर शेप में आते चले जाते हैं, कर्वेचर शेप में यानी टेढ़े होते जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, टेढ़े होते जाते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स सीधी 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 दिशा में, विपरीत दिशा में आते हैं ना एक दूसरे से ग्रेविटेशन से भरे हुए, तो फिर वो जब टकराते हैं तो वो उनकी दिशा जो सीधी थी ना, वो टेढ़ी हो जाती है अपने आप ही। अच्छा सर, तो हाँ सर, अच्छा तो मालूम मैंने ठीक बताया बेटे? अम, हाँ सर, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के सीनियर प्रोफेसर हैं, आपकी बात गलत गलत थोड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मैं अजरा अभी आती हूँ, कुछ काम है। आप मेरे ध्यान में आ गया। हाँ पापा, क्या बताइए? मेरे ध्यान में आ गया बेटे। यूं ही थोड़ी थोड़ी वक्र होती हुई हमारी पृथ्वी लॉन्ग रन में यानी लॉन्ग टाइम में सर्कुलर शेप में बन गई होगी, और उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड, चांद तारे सूरज ग्रह नक्षत्र सभी सभी, हाँ ऐसे कर्वेचर में बने होंगे, गोल गोल बन गए होंगे। हम्म, भाई साहब, यही तो 84 का भवचक्र बन गया ना, जिसको पार करना हमारे धर्मशास्त्र मुश्किल बताते हैं। और कमोबेशी सभी धर्मों में इस संसार चक्र की, भव चक्र की बात तो आई है, 84 चक्र की बात। हाँ सर, गोले यानी सर्कल की परिधि पर घूमने वाला, हम सब जैसे, हाँ सारे जैसे जीव हैं, तो उस परिधि पर हम लोग घूमते रहते हैं। तो ऐसे उसकी परिधि पर घूमने वाला कभी भी उसके अंत को तो पा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई एंडिंग होता ही नहीं है। इसी तरह संसार की कर्वेचर रूप परिधि जो है, उस पर जन्म मरण करते जाना, ऐसे 84 के चक्र में लगातार हम लोग घूमते रहते हैं। हाउ पुअर,
बेचारे हम लोग लाचार प्राणी कैसे हैं। लेकिन मयंक, ये क्यों बोलते हो बेटा कि कुछ परमार्थी पुरुषार्थी आत्माएं इस चक्र से छुटकारा पाकर अरिहंत बन जाती हैं, सिद्ध बन जाती हैं, और सबकी आदर्श और सबकी आराध्य बन जाती हैं, पूजनीय बन जाती हैं। ठीक कहा आपने भाई साहब। मनुष्य जन्म में हमें ऐसा लक्ष्य रखकर सुप्रीम पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे मालिनी बिटिया कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई। हाजिर हूँ सर, हाजिर हूँ। हाँ, आगे बढ़ दिया। हाँ बेटे। हाँ, हाँ मैम बता रही थी। हाँ बेटे पूरी करो बात। अच्छा, आकाश और आकाश शास्त्री का है, क्लियर हो गया ना? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, कि आकाश असीम अखंड और अमूर्त है, यानी कि इनविजिबल है, यानी उसका विभाजन भी नहीं हो सकता, दिखता भी नहीं है, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। ठीक। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। तो फिर एक बात है दीदी, बताओ जरा मुझे, बेड के नीचे वाला आकाश और कमरे का आकाश और कमरे से बाहर का आकाश, ये सब जो भेद किए जाते हैं, फिर वो क्या है? हम्म, अरे बेटे, मयंक बेटे, यस सर, वो सब भेद तो हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यवहार की दृष्टि से कर लेते हैं बेटे। देखो, लोकाकाश और अलोकाकाश, ये भेद भी तो हमने किया है ना? हाँ सर। हाँ। लोकाकाश मीन्स हमारा जो ये कॉस्मिक स्पेस है। हाँ ठीक है। और जहाँ पर ये ग्रेविटेशन पावर वगैरह कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर जो है ग्रेविटेशन पावर तो है वहाँ, लेकिन ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नहीं है वहाँ पर। वो वो जो है ना, वो हमने आलोक कहा उसको, हमने भी तो ये बताया है ना इस तरह से। लेकिन लेकिन आकाश तो अनविजिबल, अनडिवाइजिबल अखंड द्रव्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता, तो उसके टुकड़े भी कैसे हो सकते हैं? हम्म, अरे बेटा सीधी सी बात है ना। सर, मुझे नहीं समझ आया, एक्सप्लेन करके समझाइए ना। देखो बेटा मयंक, इस कमरे में आकाश है, ठीक है ना, और कमरे के बाहर भी आकाश है, स्पेस है ना दोनों, कमरे के बाहर भी है कमरे के अंदर भी है। तो दीवारों के द्वारा जो हमने इसको विभाजन कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो ऐसा हमने कह दिया ये कमरे के अंदर का आकाश, ये कमरे के बाहर का आकाश। अ, तो क्या सचमुच में डिवाइड हो गया? डिवाइड कहते तो है ना ऐसे ही। नहीं नहीं बेटा, ये कहा जाएगा कि कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आकाश फैला हुआ है, समझे? यानी अलोक में भी और लोक में भी रहे हुए जो द्रव्य हैं, वो आकाश में ही समाहित हैं। जो द्रव्य आकाश के अंदर ही मिक्स है, उसी के अंदर रहे हुए हैं, वो ही द्रव्य आकाश के विभाजन के रूप में, उसकी बुनियाद विभाजक कैसे बन जाएंगे उसके, जो द्रव्य उसके अंदर ही हैं, मिक्स हो रहे हैं, वही उसका विभाजन कर देंगे क्या? कैसे हो सकता है ऐसे, समझो। हाँ यस सर। हाँ वो द्रव्य जो खुद आकाश के आधार पर ही स्थित हैं, उसके विभाजक तो नहीं बन पाएंगे ना। ठीक है तो है, ठीक है तो है। लोकाकाश और अलोकाकाश, ये जो हमने आकाश का विभाजन किया है ना, ये सिर्फ हमने व्यवहार दृष्टि से किया है, यानी प्रैक्टिकल में उसको फॉलो करने के लिए किया है। एक्चुअली आकाश में तो लोक और अलोक दोनों का ही विस्तार फैला हुआ है, और आकाश जो है वो अखंड है, असीम है, अनंत है, उसका तो विभाजन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है ठीक है, अब आया समझ में, बिल्कुल आ गया। सर, खाना तैयार है, और मम्मी ने मैसेज भेजा है कि आप लोग अब खाने के लिए। नहीं नहीं भाई, अभी से नहीं भाई। मालूम बेटा, उनको, मम्मी को अपने यहीं बुला लो ना, सब साथ में बैठेंगे। जी मैंने तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की थी सर मम्मी से, तो मम्मी कहने लगी अरे मैं इन साइंस की बातों को नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर में आऊँगी। दीदी, अभी पृथ्वी की कर्वेचर की और स्पेस टाइम की बात हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि अरिहंत और केवली भगवान भी तो हमारी तरह हैं, इस पृथ्वी के कर्वेचर में स्थित कहीं किसी एक पॉइंट पर होते हैं जैसे हम होते हैं, मगर फिर भी वो तो तीन काल और तीन लोक की बात बता सकते हैं, और हम क्यों नहीं बता सकते वैसा? मेरे राजा भैया, उसके लिए तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट करना जरूरी होता है। हम्म, अब इस बारे में आपकी स्पेशल साइंटिफिक इंटेलिजेंस क्या कहती है प्रोफेसर?
शायद शायद मैं समझता हूँ भाई साहब कि उन ज्ञानियों को कर्वेचर में सब तरफ का दिखाई देता होगा। सब तरफ का दिखता होगा उनको। हमें तो नहीं दिखता कर्वेचर में, हम जहाँ पर होते हैं हम उस वही का देख सकते हैं, सब तरफ का नहीं देख पाते, पीछे का आगे का। हम्म, तो फिर भाई पता नहीं। मालूम बिटिया तुम चुप क्यों हो गई? बताओ ना इसका रीजन। सर, आपने तो समाधान दे भी दिया काफी हद तक। पर सर, समाधान तो आपने दे दिया, पर पहले ये भी जानना जरूरी है कि आकाश आस्तिकाय के क्षेत्र में, यानी उस फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में जाने पर सब तरफ केवल ज्ञान मोक्ष ही होता है, बस वही दिखता है। हम्म, ऐसा क्या? अरे मालूम बेटा, क्या बात कर रही हो? अस्थिकाय क्या होता है? जी मैं बताती हूँ। अस्थिकाय का अर्थ है, सर सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ बेटे बोलो। अस्थिकाय का अर्थ है आइसोटॉपिकल फील्ड। हाँ, लेकिन क्या होता है वो? हमारे पल्ले नहीं पड़ा भाई। सुनिए, पंचास्थिकाय द्रव्य में सबके साथ, पांचों के साथ अस्थिकाय जुड़ा है ना? आ, धर्मास्तिकाय, हाँ हाँ अस्थिकाय, अधर्मास्तिकाय, अस्थिकाय, हाँ ठीक है, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। अस्तिकाय सबके साथ जुड़ा है ना? उसी को विज्ञान की भाषा में